Good evening everyone, welcome to the Legal Fact. So in last lecture series, I discussed about chapter 2 and in today's video, we will gonna to see about chapter 3 and chapter 4. Okay, so chapter 3 which deals with the constitution of Central Information Commission. Okay, so here the constitution means गठन. Okay, टू कंस्टिट्यूट ऑफ CIC, राइट. तो यहाँ पर हम देखेंगे गठन ऑफ CIC, राइट. तो CIC कंस्टिट्यूट कैसे होता है इस बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. ओके, सो देयर आर मेनली 3 सेक्शन over there, section 12, section 13 and section 14. Okay, and the next chapter is chapter 4, which deal with the constitution of State Information Commission. Okay, so here is the chapter 4. Okay, so there are 3 sections in chapter 4, section 15, 16 and 17, right. And it deals with the constitution of State Information Commission, right. एंड चैप्टर 4 को हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेवेंट रखते हैं. ओके, दे रिलेवेंट टू ईच अदर. सो सेक्शन चैप्टर 3 के सेक्शन 12, 13 एंड 14 में हम जो पढ़ेंगे सेंट्रल लेवल में, एंड चैप्टर 4 में हम जो पढ़ेंगे वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में. ओके, सो सेंट्रल में जो भी है वो एज इट इज स्टेट के मामले में भी सेम होगा, बट उसके सेक्शंस चेंज होंगे, राइट. सो एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता देती हूँ कैसे ये रेलेवेंट रखते हैं एक दूसरे से. मान लो ये चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4. ओके, so here is the Central Information Commission, CIC, and here is SIC. It means State Information Commission, right. So central को हम पढ़ेंगे section 12, 13 and 14 में, एंड इसके साथ साथ हम स्टेट को भी पढ़ेंगे 15, 16 एंड 17 को. सो आपको याद रखने का ये एक इजी ट्रिक है कि आप इस तरह से एक चार्ट बना लेना जिसमें कि सीक्वेंस वाइज सेक्शन 12, 13 एंड 14 लिखना, एंड 12 के साथ 15 को पढ़ना है, 13 के साथ 16 को एंड 14 के साथ 17 को पढ़ना है. ओके, सो बेयर के इस टफ लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए मैंने आप सभी के लिए बड़े ही शिद्दत से एक नोट्स बनाया है. ओके, सो बढ़ते हैं उस नोट्स की ओर. ओके, सो हेयर इज द नोट्स. ओके, जरा सा क्लोजअप कर लेते हैं. ओके ओके, परफेक्ट. ओके, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू आईसी जो है यानी कि इंफॉर्मेशन कमीशन, उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. एक CIC यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एंड द सेकेंड वन SIC मीन्स स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. ओके, तो सेक्शन 12 में हम पढ़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट या फिर अपॉइंटमेंट के बारे में. ओके, तो सेंट्रल का जो अपॉइंटमेंट या एस्टेब्लिशमेंट होगा वो सेक्शन 12 के अंदर, और अगर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का अपॉइंटमेंट है तो वो होगा सेक्शन 15 में, राइट. ओके, सेक्शन 13 में हम देख लेंगे टर्म्स की, या फिर 16 में हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के टर्म्स एंड कंडीशन की, यानी कि कंडीशन ऑफ सर्विसेज यानी कि सेवा शर्तें भी इसे हिंदी में कहते हैं. ओके, तो ये देख लेंगे. फिर सेक्शन 14 में हम देखेंगे रिमूवल की. ओके, एंड वो सेंट्रल के मामले में. ओके, और स्टेट के मामले में हम रिमूवल देखेंगे सेक्शन 17 में, राइट. ओके, तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा एलिबरेटली पढ़ते हैं सेक्शन 12 एंड सेक्शन 15 को. ओके, सो सेक्शन 12 ले लेते हैं जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करता है, एंड सेक्शन 15 ले लेते हैं जो कि स्टेट इंफॉर्मेशन की बात करता है. ओके, सो इस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल के मामले में बाय
सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। और अगर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है तो उस मामले में बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। कॉम्पोजिशन, ओके, कॉम्पोजिशन क्या होगी, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन का जो कंस्टिट्यूट किया जा रहा है, यानी कि गठन किया जा रहा है, इसमें कौन कौन लोग मिलके इसे गठन करेंगे। तो एक व्यक्ति होगा CIC, तो यहाँ पे CIC का मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से नहीं है, यहाँ पर CIC का मतलब है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ओके। सो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और प्लस 10 IC यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ रही होगी, एक क्या होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 क्या होंगे IC होंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ओके। तो अब हम स्टेट में देख लेंगे, स्टेट के मामले में एज इट इज होगा, ओके, डू, ओके। स्टेट के भी मामले में एक CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस 1 प्लस 10 IC यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, ओके। सो मैक्सिमम 10 मेंबर्स होंगे, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि 10 से ज़्यादा होने चाहिए, अगर वहाँ पे नेसेसिटी है देन वहाँ पे 10 से एक्सीडिंग मेंबर हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं हेडक्वार्टर्स। सो हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो सेंट्रल का हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में वो होगा जो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जिस जगह को, वो होगा वहाँ का हेडक्वार्टर, ओके। नेक्स्ट वन अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो है बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, ओके। और स्टेट के मैटर में अगर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है तो कौन करेगा, गवर्नर करेगा, क्योंकि ये याद रखना कि कंट्री का हेड ऑफ द कंट्री जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, तो सेंट्रल के केस में प्रेसिडेंट करेगा, बट इन स्टेट में क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, गवर्नर, ठीक है। सो इतना याद रखना कि सेंट्रल के केस में प्रेसिडेंट एंड स्टेट के केस में गवर्नर करेगा, ओके। तो जो प्रेसिडेंट करेगा वो किसके रिकमेंडेशन पे करेगा, वो एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर क्या करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा। तो ये जो कमेटी है, ये कमेटी किससे कंसिस्ट होती है, किन किन लोगों से मिलकर बनती है, ये हम देख लेते हैं, ओके। सो इस कमेटी में होते हैं PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्लस ऑपोजिशन लीडर यानी कि एक विपक्ष का नेता होता है, राइट, प्लस कैबिनेट, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, राइट। तो PM के कैबिनेट से एक मिनिस्टर को होते हैं जो कि मिलकर एक कमेटी का गठन करते हैं, और ये कमेटी जो है ये प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट करने के लिए रिकमेंड करती हैं, राइट, ओके। एंड स्टेट के मामले में एज इट इज होगा, ओके, डू, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं पावर ऑफ CIC, ओके। सो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होगा उसका पावर होगा सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट, ओके। स्टेट के केस में एज इट इज होगा, ओके। एबिलिटी हम देख लेते हैं कि उनकी योग्यता क्या होगी, ठीक है। तो उनकी योग्यता होगी कि वो एक पब्लिक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, यानी कि उन्हें लॉ की फील्ड में या फिर जर्नलिज्म के फील्ड में या फिर बहुत सारी फील्ड में उनको नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी खासी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, राइट। स्टेट के केस में भी सेम, ओके। अब हम देख लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन, ओके। सो डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड होगा नॉट MP MLA होल्ड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ओके। सो यहाँ पर डिस्क्वालिफाइड वो व्यक्ति होगा अगर कोई वो MP हुआ या MLA हुआ या फिर वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को यानी कि किसी लाभ के पद को होल्ड करता हो, तो ऐसा व्यक्ति डिस्क्वालिफाई हो जाएगा, ओके, अपॉइंटमेंट होने से, राइट। सेक्शन 13 एंड सेक्शन 16 देख लेते हैं हम, ओके। सेक्शन 13 इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेंट्रल, ओके। सो 13 जो है वो सेंट्रल का है एंड 16 जो है वो सेक्शन है स्टेट का, ओके। सो हम देख लेते हैं इसका टर्म, ओके। सो टर्म इसका है स्टेट का या फिर सेंट्रल का, दोनों का सेम होगा, ओके, एज इट इज, राइट।
तो 5 ईयर्स का टेन्योर होगा एंड 65 ईयर जो है वो एज लिमिटेशन है। ओके, अगर किसी व्यक्ति ने 65 ईयर ऑफ द एज को अगर अटेंड कर लिया है देन उससे ये पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है। ओके, एंड ये जो अपॉइंटमेंट होगा ये रीअपॉइंट नहीं होगा, यानी कि अगर एक व्यक्ति कभी एक बार आईसी या फिर सीआईसी रह चुका हो, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर अगर रह चुका हो तो उसका दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं होगा, राइट। अच्छा, एंड ये 5 ईयर्स का टेन्योर होता है और लास्ट एज लिमिटेशन है 65 ईयर्स ओल्ड। ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं ओथ। ओके, तो जो शपथ है वो शपथ प्रेसिडेंट के सामने, जो सेंट्रल के इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो प्रेसिडेंट के सामने लेंगे एंड जो स्टेट के हैं वो किसके सामने लेंगे, वो गवर्नर के सामने लेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेजिग्नेशन। सो रेजिग्नेशन भी सेम होगा, मतलब ओथ भी प्रेसिडेंट के सामने और रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही दिया जाएगा रिटन में। ओके, एंड स्टेट के मामले में गवर्नर को दिया जाएगा, राइट। तो आई होप कि ये आपको बहुत ही इजी से क्लैरिटी मिल रही होगी। ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं सैलरी एंड अलाउंस। ओके, तो देखते हैं कि सीआईसी का एंड आईसी का सैलरी कितना होगा। ओके, तो सेंट्रल के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका सैलरी किसके बराबर होगा, इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके बराबर होगा। ओके, और जो आईसी है यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनका सैलरी एंड अलाउंस होगा इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, राइट। ओके, अब हम देख लेते हैं स्टेट के केस में। सो स्टेट के केस में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा उसका सैलरी होगा इलेक्शन कमिश्नर के बराबर। ओके, एंड जो आईसी है यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसका सैलरी किसके बराबर होगा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो सीआईसी का सैलरी एंड अलाउंस होगा सीईसी के बराबर, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, राइट। लेते हैं कि किस ग्राउंड पे किसी भी सीआईसी या फिर आईसी को क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है उनकी पोस्ट से। ओके, सो पहला नंबर है इंसॉल्वेंट। ओके, अगर वो दिवालिया हो गया हो तो। सेकंड वन है बी कन्विक्टेड, अगर वो कन्विक्टेड होगा या फिर उसका मीनिंग है वो किसी भी आरोप में दोष सिद्धि हो गई हो, ठीक है। नेक्स्ट है सी आउटसाइड पेड एम्प्लॉयमेंट, या फिर वो व्यक्ति कहीं और भी आउटसाइड पेड एम्प्लॉय हो, कहीं पर वो जॉब कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं डी अनफिट, अगर वो अनफिट हो यानी कि फिट नहीं हो। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं ई एक्वायर्ड प्रीजुडिशियल इंटरेस्ट, अगर वो व्यक्ति कोई भी प्रीजुडिशियल इंटरेस्ट को प्राप्त करता हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, इस पद से रिमूव किया जा सकता है, राइट। सो आई होप कि आपको एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरी इट्स नोट को पढ़ने के बाद अगर आप एक बार बेयर एक्ट पढ़ लोगे तो आई थिंक कि आपको 100% ये क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बेयर एक्ट की तरफ। चैप्टर 3, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेक्शन 12, सबसेक्शन 1। Okay, the central government shall, by notification in the official gazette, constitute a body to be known as the Central Information Commission to exercise the power conferred on and to perform the function assigned to it under this act. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा एक बॉडी को कंस्टिट्यूट करेगी, यानी कि एक बॉडी का गठन करेगी जो कि सीआईसी के नाम से जाना जाएगा, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के नाम से जाना जाएगा, जो
ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का पालन करेगी जो इस एक्ट के अंडर क्या किए गए हैं, सौंपे गए हैं, असाइन किए गए हैं, राइट। सब सेक्शन 2, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगा वो निम्नलिखित से मिलकर बना होगा। क्लॉज ए, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड, ओके, तो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। Clause B, such number of central information commissioner not exceeding 10 as may be deemed necessary. Okay, तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे वो 10 से अधिक नहीं होंगे। ओके, तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करेंगे, किसके रिकमेंडेशन पे, एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ओके, तो वो कमेटी किस किस से मिलकर बनी होगी वो हम यहाँ देख लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी। ओके, तो जो पीएम होंगे यानी कि प्राइम मिनिस्टर, वो चेयरपर्सन होंगे इस कमेटी के। ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, लोकसभा के जो विपक्षी नेता है वो, थर्ड वन देख लेते हैं। अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो जो पीएम के कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट है, वहाँ का एक कैबिनेट मिनिस्टर। ओके, तो इनसे मिलकर वो कमेटी बनेगी। ओके, एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। Explanation, for the purpose of removal of doubts, it is hereby declared that where the leader of opposition in the House of the People has not been recognized as such, the leader of the single largest group in opposition of the government in the House of the People shall be deemed to be the leader of opposition. ओके, तो डाउट के रिमूवल के लिए यानी कि जो शंकाएं हैं उस शंकाओं के निवारण के लिए यह घोषणा किया जाता है कि यदि लोकसभा में कोई ऑपोजिशन का अगर नेता नहीं हुआ, अगर ऐसा ऑपोजिशन का लीडर रिकग्नाइज ही नहीं करता है, तो वहाँ जो गवर्नमेंट होगी उस गवर्नमेंट के लार्जेस्ट, जो सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप के ऑपोजिशन के लीडर होंगे, उससे ही क्या मान लिया जाएगा, उसे ही ऑपोजिशन का लीडर मान लिया जाएगा। The general superintendent's direction and management of the affairs of the Central Information Commission shall vest in the Chief Information Commissioner, who shall be assisted by the Information Commissioner and may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the Central Information Commission autonomously without being subjected to direction by any other authority under this act. ओके, तो इसका मीनिंग जान लेते हैं। सो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके जो भी सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट है, ओके, तो वो किस में वेस्ट होगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर में। ओके, जो कि इंफॉर्मेशन कमीशन जो होगा उसका उसे असिस्ट करेगा, राइट, एंड वो सारे पावर्स को एक्सरसाइज करेगा और सभी कार्यों को और बातों को कर सकेगा जिसका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा स्वतंत्र रूप से इस एक्ट के अंडर किसी भी अदर अथॉरिटी के डायरेक्शन के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सके, राइट, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसेक्शन 5, the Chief Information Commissioner and Information Commissioner shall be person of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance. Right, तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा वो क्या होगा, वो एक एमिनेंट पर्सन होगा। ओके, उससे लॉ के क्षेत्र में जानकारी होगी, एक्सपीरियंस होगा। ओके, और वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोशल सर्विस में, मैनेजमेंट में और जर्नलिज्म में, साथ ही साथ मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में क्या करेगा, नॉलेज रखता हो ऐसा व्यक्ति। ओके,
देख लेते हैं सबसेक्शन 6। The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall not be a member of a parliament or member of the legislature of any state or union territory as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or caring of any business or pursuing any profession. Okay, तो सब सेक्शन 6 कहता है कि जो CIC होंगे या IC होंगे वो MP या MLA नहीं होने चाहिए, ना ही वो किसी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर नहीं होने चाहिए, और ना ही वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हो, और ना ही वो कनेक्ट हो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट होने चाहिए, और ना ही वो किसी बिजनेस को कैरी करते हो, यानी कि कोई बिजनेस ना करते हो, और ना ही किसी प्रोफेशन को वो परस्यू करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक अगर हो तो वो एज अ CIC या फिर IC अपॉइंट नहीं किया जाए। Subsection 7. The headquarters of the Central Information Commission shall be at Delhi, and the Central Information Commission may, with the previous approval of the central government, establish offices at other places in India. So CIC का जो हेडक्वार्टर होगा वो दिल्ली में होगा, एंड CIC सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रूवल के साथ चाहे तो वो इंडिया के किसी अदर प्लेसेस में अपने ऑफिसेस को स्टैब्लिश कर सकती है। नेक्स्ट वन, सेक्शन 13। सेक्शन 13 जो है टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज की बात करता है। तो हम देख लेते हैं सब सेक्शन 1। The Chief Information Commissioner shall hold office for a term of 5 years from the date of which he enters upon his office and shall not be eligible for reappointment. तो जो CIC है यानी कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो जब से आपने इस पोस्ट को होल्ड करेंगे, जब से जिस डेट में वो ऑफिस को ज्वाइन करेंगे उससे लेके 5 ईयर्स तक वो क्या करेंगे, इस ऑफिस को होल्ड करेंगे एज अ CIC, एंड वो रीअपॉइंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब वो दोबारा अपॉइंटमेंट होने के लिए योग्य नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं proviso, provided that no chief information commissioner shall hold office as such after he has attained the age of 65 year. ओके, तो अगर कोई चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, ओके, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो कि 65 ईयर के हो गए हैं, तो वो इस पोस्ट को होल्ड नहीं करेंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं 2019 का अमेंडमेंट। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अमेंडमेंट वाले PDF पे। ओके, सो हियर इज द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 13। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन 13। ओके, तो ये आप सब सेक्शन 1 फॉर द वर्ड। ओके, तो यहाँ पर अमेंडमेंट जो है वो केवल इतने बातों का की गई है। ओके, इन सब सेक्शन 1 फॉर द वर्ड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years from the date on which he enters upon his office, the word for such term as may be prescribed by the central government shall be substituted. ओके, तो ये जो 5 years का टर्म पीरियड है वो क्या, उसको अमेंड करके क्या कर दिया गया है कि वो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, राइट। ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। ओके, तो आपको फिर से मैं बता दूं कि ये जो टर्म ऑफ 5 years, बस इतने पॉइंट को अमेंडमेंट किया गया है। ओके, राइट, टर्म ऑफ 5 years को वो डिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट का। सब सेक्शन 2 के इस पार्ट को नहीं पढ़ना है क्योंकि इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है विद द अमेंडमेंट ऑफ 2019। तो अमेंडमेंट वाले PDF को ऑन कर लेते हैं। इन सब सेक्शन 2
for the ward for a term of 5 years from the date on which he enters upon office. The words for such term as may be prescribed by the central government shall be substituted. ओके सो 5 ईयर का ये जो टर्म है इसे सब्स्टिट्यूट करके बदल के क्या दिया गया है, बदल के इसे रखा गया है सच टर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उतना टर्म ऑफ पीरियड जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया। That every information commissioner shall, on vacating his office under this subsection, be eligible for appointment as the chief information commissioner in manner specified in subsection 3 of section 12. ओके तो ये प्रोवाइजो कह रहा है कि हर आईसी यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उसकी पोस्ट वकेट होने के बाद यानी कि खाली होने के बाद उसके ऑफिस में वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए एलिजिबल तो होगा। ओके तो वो जो आईसी है वो सीआईसी के लिए एलिजिबल हो जाएगा और एलिजिबल होने का जो मैनर है वो कैसा होगा, सेक्शन 12 के सब सेक्शन 3 में जो दिया गया है उस प्रोसेस से वो क्या होगा, अपॉइंट होगा एज अ सीआईसी। ओके तो जो आईसी है वो क्या होगा, सीआईसी के पोस्ट में जा सकता है। ओके नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। ओके नेक्स्ट वन, provided further that where the information commissioner is appointed as the chief information commissioner, his term of office shall not be more than 5 years in aggregate as the information commissioner and the chief information commissioner. ओके तो ये एक और प्रोवाइजो जारी की गई है कि जो आईसी है उनका अपॉइंटमेंट एज अ सीआईसी यदि हो जाता है तो उसका टोटल टर्म ऑफ पीरियड क्या होगा, 5 इयर्स। ओके एग्रीगेट जो टाइमिंग होगा वो 5 इयर्स का होगा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आईसी रहा हो, आईसी से वो क्या बन गया हो, अपॉइंटमेंट हो गया सीआईसी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ओके तो वो जो ऑफिस को होल्ड करेगा उसका एग्रीगेट टाइम यानी कि टोटल पीरियड क्या होगा, 5 इयर्स। ओके 5 इयर्स ऑफ टाइम होगा। ऐसा नहीं कि आप आईसी के लिए 5 ईयर अपॉइंट हो जाते हो फिर सीआईसी के लिए 5 ईयर अपॉइंट हो जाते हो, तो ये दोनों मिलाकर हो गया 10 ईयर। तो 10 ईयर अगर आप अपॉइंट होते हो तो फिर ये इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कवर नहीं करता है। ओके तो टोटल जो एग्रीगेट पीरियड होगा वो 5 ईयर ही होगा, आईसी एंड सीआईसी दोनों को मिलाकर, राइट। ओके नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, सब सेक्शन 3, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल before he enters upon his office make and subscribe before the president or some other person appointed by him in the behalf an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the first schedule. CIC और IC ओके ये अपने ऑफिस में इंटर करने के बाद प्रेसिडेंट के सामने या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए किसी व्यक्ति के सामने ओथ या अफर्मेशन लेंगे यानी कि शपथ को ग्रहण करेंगे। और ये जो प्रोसेस होगा ये अकॉर्डिंग टू जो फर्स्ट शेड्यूल में जो प्रोसेस दी गई है उस फॉर्म में होगा। ओके तो या तो प्रेसिडेंट के सामने ओथ ग्रहण करेगा या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा ऑथराइज किसी व्यक्ति के सामने। इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट वन, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। ओके तो जो सीआईसी या फिर आईसी है वो कभी भी किसी भी समय में वो एक रिटन हैंड रिटन प्रेसिडेंट को अपने रिजाइन के लिए कि वो ऑफिस को छोड़ रहा है, रिजाइन दे रहा है, तो उसे हैंड रिटन में प्रेसिडेंट को एड्रेस करना होगा। अच्छा नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं,
provided that the chief information commissioner or an information commissioner may be removed in the manner specified under section 14. ओके, अगर रिजाइन दे रहा है तो वो हैंड रिटन में देगा, बट अगर वो रिमूव किया जा रहा है, सीआईसी हो या फिर आईसी, अगर वो रिमूव किया जा रहा है तो वो किस मैनर में रिमूव किया जाएगा, अंडर सेक्शन 14 में जो स्पेसिफाइड किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। अब हम देख लेते हैं सब सेक्शन 5, और इतने पार्ट्स को नहीं पढ़ना है, ये पार्ट्स जो है ये सब्स्टिट्यूट हो चुका है। ओके, सब्स्टिट्यूट विद द आरटीआई एक्ट 2019 अमेंडमेंट एक्ट। ओके, अमेंडमेंट। ओके, तो कितने सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है, और वो अगर ये आंसर्स लिख के आ जाते हैं तो एग्जामिनर उनके मार्क्स को कट कर देगा और उन्हें कोई मार्क्स नहीं मिलेगी वहाँ पे। ओके, तो बढ़ते हैं हम 2090 के अमेंडमेंट वाले पीडीएफ पे। ओके, तो ये रहा 2019 का अमेंडमेंट का पीडीएफ। ओके, तो इससे पहले हमने सेक्शन 13 में देखा था 1 and 2, जहाँ पर सब सेक्शन 2 को चेंज किया गया है। ओके, सब सेक्शन 1 and 2 को हमने ये वाला पार्ट पढ़ा था। ओके, अब हम देख लेते हैं सब सेक्शन 5। ओके, तो इतना याद रखना है कि सब सेक्शन 1, 2 and 5 को चेंज किया गया है। ओके, 1, 2 and 5। ओके, अब आ जाते हैं हम इस वाले पीडीएफ पे। Subsection 5. The salary and allowance payable to and other terms and condition of service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioner shall be such as may be prescribed by the central government. जो CIC होंगे, CIC and IC, उनके जो भी सैलरी एंड अलाउंस होंगे, यानी कि जो वेतन और भत्ते होंगे या फिर उनके सर्विस के टर्म एंड कंडीशन होंगे, वे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब करेगी। ओके, यानी कि इनके जो भी सैलरी अलाउंस या टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस होंगी, ये एज पर द रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। ओके, जैसा कि हमने पहले देखा था कि CIC का सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होता था। ओके, और आईसी का सैलरी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होता था। तो ये एज पर 2005 ऑफ आरटीआई का ये रूल्स है। ओके, बट ये अब अप्लाई नहीं होंगे। ओके, तो आप एग्जाम हॉल में अगर ये इससे रिलेटेड कोई आंसर लिखे तो आप अमेंडमेंट एक्ट में जो लिखा है वो लिखना है, ना कि 2005 में जो लिखा है उसे लिखना है। ओके, अगर आपने 2005 वाला लिख दिया तो एग्जामिनर ऑब्वियसली इसे कट कर देगा। ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। ओके, provided that the salary, allowance and other condition of service of the Chief Information Commissioner or Information Commissioner shall be varied to their disadvantage after their appointment. Okay, तो CIC and IC जो है उनके सैलरी, अलाउंस और कंडीशन ऑफ सर्विस जो है वो उनके अपॉइंटमेंट के बाद किसी भी डिसएडवांटेज को वेरी नहीं करेगी। ओके, मतलब ऐसा सैलरी या अलाउंस उन्हें नहीं दिया जाएगा जिससे उनका कोई डिसएडवांटेज हो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 shall continue to be governed by the provision of this act and the rules made thereunder, as if the Right to Information Amendment Act 2019 had not come into force. Right to Information Amendment Act 2019 से पहले जो भी CIC और IC अपॉइंट हुए हैं वे उस वे में कंटिन्यू करेंगे, उस वे में गवर्न होंगे इस प्रोविजन, इस एक्ट के थ्रू और इस एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग, मानो कि जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू ही नहीं हुआ हो या फिर ये फोर्स में ही ना आया हो। ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं।
अब हम बैक करते हैं अपने RTI 2005 के PDF वाले पे। Subsection 6. The central government shall provide the Chief Information Commissioner and the Information Commissioner with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of their function under this Act, and the salary and allowance payable to and the term and condition of service of the officers and other employees appointed for the purpose of this Act shall be such as may be prescribed. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो CIC एंड IC के लिए उतने ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेंगी जो उनके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी हो, यानी कि ज़रूरत हो, अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर। एंड वो ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय जो अपॉइंट किए गए हैं इस एक्ट के पर्पस के लिए, उनके सैलरी एंड अलाउंस जो है, उनके पेमेंट्स एंड द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, ये सारे किस तरह से होंगे, जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं। और कौन प्रिस्क्राइब कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो सेक्शन 14 which deal with the removal of Chief Information Commissioner or Information Commissioner under Section 14. Okay. Subsection 1. Subject to the provisions of Subsection 3, the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner shall be removed from his office only by order of the President on the ground of proved misbehavior or incapacity after the Supreme Court or a reference made to it by the President has on inquiry reported that the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner, as the case may be, ought on such ground be removed. Okay. सबसेक्शन 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए CIC या IC प्रेसिडेंट के ऑर्डर द्वारा अगर साबित हो जाती है किसी मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, यानी किसी बात को लेकर अगर असमर्थता है, तो इस आधार पर उसके पद से उसे तभी हटाया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी ऑर्डर पर इंक्वायरी के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर को उस आधार पर, उस ग्राउंड पर हटा दी जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। सबसेक्शन 2, the president may suspend from office and if deemed necessary prohibit also from attending the office during the inquiry. The Chief Information Commissioner or Information Commissioner, in respect of whom a reference has been made to Supreme Court under subsection 1, until the President has passed order on receipt of the report of the Supreme Court on such reference. Okay, so President उस CIC या IC को जिसके विरुद्ध सबसेक्शन 1 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को निर्देश यानी कि ऑर्डर किया है, ऐसे ऑर्डर पर जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रेसिडेंट द्वारा ऑर्डर पारित या ऑर्डर को पास किए जाने तक उस पद से उसे क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा या निलंबित कर दिया जाएगा। और यदि आवश्यक समझा जाए तो जांच के दौरान कार्यालय में उसके उपस्थित होने पर भी प्रोहिबिट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। सबसेक्शन 3, notwithstanding anything contained in subsection 1, the President may be by order remove
from office the chief information commissioner or any information commissioner if the chief information commissioner or information commissioner as the case may be. Okay. So subsection 1 के अंतर्गत या अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी प्रेसिडेंट CIC या फिर IC को ऑर्डर द्वारा उसके पोस्ट से हटा सकेगा यदि CIC या फिर IC, यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्लॉज A इज एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट। अगर वो व्यक्ति A में देख लेते हैं, अगर वो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, क्लॉज B हैज बीन कन्विक्टेड of an offense which in the opinion of the president involves moral turpitude or okay, so here the meaning is वह ऐसे किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है जिसमें प्रेसिडेंट की राय में नैतिक अधमता क्या हो, सम्मिलित हो। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, क्लॉज C engages during his term of office in any paid employment outside the duty of his office or तो अपने जो है पदवधि के दौरान वो अपने जॉब के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी नैतिक नियोजन में लगा हुआ हो। ओके, कहीं और भी वो पेड एम्प्लॉयमेंट रहा हो। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, क्लॉज D is in the opinion of the president unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body। ओके, तो इन्फर्मिटी के अगर वो इन्फर्मिटी हो माइंड से या फिर फिजिकली तो भी, तो आइए हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। सो राष्ट्रपति के ओपिनियन में अगर वो फिजिकली या मेंटली क्या हो, इनकैपेबल हो, उसके कारण पद पर बने रहने में क्या हो, इनकैपेबल हो, यानी कि क्लॉज E has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function as the chief information commissioner or a information commissioner। अच्छा, तो उसने ऐसी किसी भी फाइनेंस या फिर कोई अन्य इंटरेस्ट यानी कि हित को एक्वायर किया हो या अर्जित किया हो जिसमें CIC या फिर IC के रूप में किसी उसके कार्य के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना। Subsection 4 if the chief information commissioner or a information commissioner in any way concerned or interested in any contract or agreement made or on behalf of the government of India or participate in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other member of an incorporated company, he shall for the purposes of subsection 1 be deemed to be guilty of misbehavior. Okay. So, यदि CIC या फिर IC किसी प्रकार इंडियन गवर्नमेंट द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट से संबंध या उससे हितबंध है या किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी ओके किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के किसी मेंबर के रूप में अन्यथा उसके और अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रतिभूत होने वाले किसी भी फायदे या प्रॉफिट में हिस्सा लेता है तो वो सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग क्या कहलाएगा,
मिसबिहेवियर यानी कि कदाचार का दोषी समझा जाएगा। राइट, आप समझ गए। अच्छा, मैं फिर से समझा देती हूँ। यदि CIC या फिर IC जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अगर वो इंडियन गवर्नमेंट की भी हो, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से संबंध रखता हो या कोई इंटरेस्ट पाता हो, कोई लाभ पाता हो, ओके, या फिर किसी प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करता है किसी बेनिफिट के लिए, या फिर किसी भी कंपनी का वो एज अ मेंबर है, या फिर किसी भी इनकॉर्पोरेट कंपनी से वो किसी भी तरह का प्रॉफिट लेता हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर समझा जाएगा। ओके, जो कि सब